दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं या होते हैं जिस क्राइम का होने का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई लॉजिक नहीं रहता है, उसके पीछे कोई वैसा मकसद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्राइम होने का था और क्राइम होता है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोग, खास करके जो बुजुर्ग घर के रहते हैं, वे लोग शादी का जब उम्र किसी लड़के या लड़की का हो जाता है तो अक्सर टोका करते हैं, बोला करते हैं कि शादी कब करोगे, शादी का उम्र हो गया है, उम्र गुजरते जा रही है। ऐसी बातों को लेकर के कोई अगर किसी शख्स का कत्ल कर दे तो फिर क्या कहेंगे? फिर तो यही कहेंगे कि क्राइम होना था और क्राइम हो गया। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक अजीबोगरीब कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है वह मुंबई की है और जुलाई का महीना था, 2020 का वक्त था, कोरोना का समय था और अक्सर गर्मियों के दिनों में मुंबई जैसे महानगरों में भी जो है पानी का किल्लत हो जाता है। तो उस मुंबई में भी पानी का किल्लत था। मुंबई में एक फैमिली रहा करता था, उषा सदन अपार्टमेंट था और उस फैमिली में एक 1.5 साल का उनका बेटा था और साथ में जो है उस लड़के के मम्मी पापा और साथ में दादा दादी भी रहा करते थे। सब चीज़ ठीक चल रहा था। जो फादर थे वो भी प्राइवेट जॉब में थे, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। गर्मी का मौसम था, खास करके गर्मी का मौसम में सभी जगहों पर, चाहे वो अपार्टमेंट हो या फिर किसी का अपना घर हो, पानी का दिक्कत होता ही है। तो उस अपार्टमेंट में भी पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे थे। टैंकर आया करते थे, लोग पानी लेने जाया करते थे। 10 जुलाई 2020 का समय था। सभी लोग टैंकर आने के बाद अपने अपने घरों में पानी लेने के लिए गए, गैलन लेकर के, कोई बाल्टी लेकर के। और उस घर में जो है उस समय उसके फादर जो है ड्यूटी गए हुए थे। घर पर जो दादा दादी थे वे लोग भी नीचे वॉकिंग कर रहे थे। सुबह का ही समय था, लगभग 9-10 बजे का। और उस घर के जो औरत रहती है वह पानी लेने के लिए नीचे उस अपार्टमेंट के जाती है। और जब इसी बीच में जो लड़का 1.5 साल का जो बच्चा रहता है वह घर पर अकेला रहता है। सोसाइटी के अंदर चारदीवारी के अंदर ही पानी लेना था तो उतना कोई ध्यान भी नहीं दिया और पानी लेने के लिए जो है नीचे चल गए परिवार के लोग। और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वह जो 1.5 साल का बच्चा था वह घर पर था नहीं। उसके जो मम्मी हैं, सारे लोग खोजते हैं। फिर दादा दादी जो नीचे में वॉकिंग कर रहे थे उन लोगों को बताया जाता, साथ में जो फादर ड्यूटी गए हुए थे उनको भी जानकारी दी जाती है कि घर में जो बच्चा जिसका नाम श्रेयांश रहता है वह मिल नहीं रहा है। सभी लोग आते हैं, तब तक यह बात जो है सोसाइटी में ही फैल जाती है। सभी लोग अपने घर की तलाशी लेते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं। साथ में जो है श्रेयांश की एक उसी सोसाइटी उषा सदन अपार्टमेंट था, उससे थोड़ा सा दूरी पर उसकी एक बुआ रहा करती थी जिसका नाम था नंदिनी, जो कि फैशन डिज़ाइनर थी और अभी 26 साल उम्र था, करियर के मेन पड़ाव पर थी और लाइफ में तरक्की भी करी थी। उसका ड्रीम था फैशन डिज़ाइनर बनने का, तो वह पूरा हो गया था। तो बड़ी शिद्दत से वह काम भी कर रही थी और एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर कंपनी में उसको जॉब भी मिल गया था। वह श्रेयांश को काफ़ी प्यार किया करती थी, काफ़ी माना करती थी, अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। श्रेयांश भी उसके साथ काफ़ी समय बिताया करता था। लोग उस नन्ही परिवार के लोग जो उस नन्ही से भी श्रेयांश के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिलता है। और 4-5 घंटे गुजर गए थे। परिवार के जो लोग रहते हैं उनको अंदेशा किसी अनहोनी का होने लगा, इसलिए वे लोग तुरंत जो है नज़दीकी पुलिस थाना रहता है उसको इत्तला करते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है सोसाइटी उषा सदन अपार्टमेंट और सारे जो अपार्टमेंट के लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है, जिन जिन लोगों के घर में श्रेयांश जाया करता था। साथ में जो है उस नन्ही के घर भी पुलिस पहुंचती है और उससे भी श्रेयांश के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। और सारा जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है पुलिस अपने थाना पहुंचती है। कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं मिल पाता श्रेयांश को लेकर के। और लेकिन इसी बीच में जो नन्ही थी, जब पुलिस उससे बात कर रही थी तो नन्ही ने यह बताया था कि कुछ दिनों से कुछ बाबा इस अपार्टमेंट उषा सदन अपार्टमेंट के आसपास देखे गए। वे लोग घुमा करते थे, भीख मांगा करते थे। तो पुलिस का अब जो है उस तरह के बाबाओं पर ध्यान गया। पुलिस इलाके के जितने भी जो गुंडा या फिर उस तरह के किडनैपिंग केस में पहले से फंसे हुए थे या फिर उस तरह से बाबाओं का जो टोली रहता है उन लोगों को सारा खंगालना शुरू करती है। लेकिन कहीं से भी कोई भी कॉल नहीं मिल पाता है, ना ही कोई से कहीं क्लू मिल पाता है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है और 3 दिन बीत गए थे। तभी जो है
पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर ही रही थी। जितने उस इलाके के जो गुंडे बदमाश या फिर इस तरह के फिरौती के केसों में पहले गए हुए थे उन लोगों को राउंड अप कर रही थी, लेकिन कहीं से भी तिनका भर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। एकदम ब्लाइंड केस था। ना ही उस अपार्टमेंट के किसी शख्स ने उस बच्चे को किसी के साथ जाते हुए देखा और ना ही उस बच्चे का जो है उस 10-15-20 मिनट के अंतराल पर कहीं रोने चीखने की आवाज़ आई, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि या शक हो सके कि इस टाइम में या फिर वह किसी ने देखा हो। तो पुलिस को यह कंफर्म इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हो गया था कि जो भी हो श्रेयांश या फिर उसके घर के जान पहचान वाला ही है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर किसी एक बच्चे को, वो भी 1.5-2 साल के बच्चे को अपने साथ ले जाना, अगर कोई अनजान शख्स ले जाएगा तो ज़रूर वो चिल्लाएगा, चीखेगा या फिर भागने की, छुड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सारे लोग उसी अपार्टमेंट के नीचे में थे और किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो पुलिस को भी ताज्जुब हो रहा था। खैर, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। तभी 3 दिन बीतने के बाद जो है कल्याण लोको शेड रहता है जहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस वगैरह का काम चलता है। उस लोको शेड के पास झाड़ी में एक वैसे ही 1.5-2 साल के बच्चे का शव मिलता है। पहले से ही गुमशुदगी का रिपोर्ट श्रेयांश के माता पिता ने थाने में लिखवा दिया था, सादा कद काठी और उसका फ़ोटो दे दिया था। और सारे जो थाना रहते हैं वह आस पड़ोस के जितने थाने रहते हैं मुंबई के, सारे को इत्तला कर दिया गया था इस गुमशुदगी का। पुलिस जो है श्रेयांश का किडनैपिंग का भी एंगल लेकर के चल रही थी। और जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसा क्लू या जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है, तब फिर वह लास्ट में फैमिली को यही बोलती है कि आप फिरौती का कॉल का इंतज़ार करिए, शायद फिरौती का कॉल का जब आएगा तो हम लोग पैसे देने के बहाने उस जो बदमाश रहेंगे उनको दबोच लेंगे और श्रेयांश को जो हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन घर वाले भी उसी ताक में रहते हैं। जब भी फ़ोन का घंटी बजा करता था तो घर के परिवार के सदस्य यही सोचते थे कि वह फिरौती का कॉल है, लेकिन कहीं से भी 3 दिनों तक, 4 दिनों तक कोई भी कॉल फिरौती का आता नहीं है। तभी जो है उस एक जैसा कि मैंने बताया कि लोको शेड में 4 दिन बीतने के बाद जो है एक बच्चे का शव दिखाई दिया था। और फिर जो है कद काठी और जो फ़ोटो पुलिस ने कल्याण पुलिस स्टेशन भेजा था उससे मैच कर जाता है। कल्याण पुलिस स्टेशन जो है उस पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करती है और फिर जहां पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी गुमशुदगी का, उस थाने से जो है श्रेयांश के घर में कॉल जाता है। सभी लोग सोच रहे थे कि फिरौती का कॉल आया है, लेकिन जब फ़ोन रिसीव करने के बाद पता चला कि इस तरह का जो कल्याण के लोको शेड में एक शव दिखा है और पुलिस उसके पहचान के लिए परिवार के लोगों को बुलाती है। सारे लोग जो है परिवार के वहाँ पर जाते हैं। तब जो श्रेयांश का जो शरीर पर जो ड्रेस रहता है उसे श्रेयांश के माता पिता जो है पहचान लेते हैं। शरीर पर और कहीं भी चोट का निशान नहीं था। पुलिस कंफर्म हो जाती है कि वह श्रेयांश का ही डेड बॉडी है। पुलिस उसके बाद उस बॉडी को लेकर के जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और पुलिस अपना इधर इन्वेस्टिगेशन जो है वह कंटिन्यू रखती है। जहाँ पर श्रेयांश का जो डेड बॉडी मिला था वहाँ पर कोई भी उस तरह का ऐसा सामान नहीं मिला था जो कातिल के बारे में सुराग दे सके, सिवाय उसके शरीर पर एक ओढ़नी था। उसी ओढ़नी में लिपटा हुआ वह श्रेयांश का डेड बॉडी वहाँ पर फेंका गया था। पुलिस उस ओढ़नी को लेकर के आती है और मालखाने में रख देती है क्योंकि वह इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर्टी था। अब पुलिस 2-3 दिन बीत जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही पता चलता है कि श्रेयांश का जो है उसी चुन्नी से गला घोट करके हत्या किया गया है। उसी समय थाने में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते वह बैठे रहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या आता है कि कहीं से भी कोई भी क्लू इस केस में नहीं मिल रहा है, ना ही मौका वारदात पर, ना ही जहाँ पर लाश मिला वहाँ पर किसी तरह का कातिल का सुराग है सिवाय उस ओढ़नी के। अब पुलिस के वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस ओढ़नी को मालखाने से उठाते हैं और सीधे उस उषा सदन अपार्टमेंट पहुंचते हैं। और उषा सदन अपार्टमेंट में सारे लोग जो रहते हैं के घर श्रेयांश जाया करता था। खास करके श्रेयांश के माता पिता और दादा दादी से भी पूछताछ करते कि इस ओढ़नी को पहचानते हैं। कोई भी शख्स जो उस ओढ़नी के बारे में बता नहीं पाता। लेकिन तभी श्रेयांश की जो माँ रहती है वह जब वो ओढ़नी देखती है तो पुलिस को मतलब 1 सेकेंड के लिए वह दंग रह जाती है और यह बताती है कि यह ओढ़नी मैंने कहीं देखी है। पुलिस बोलती है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। 1-2 मिनट पुलिस वहीं रुकती है। उसके बाद श्रेयांश की माँ को यह याद आता है कि ओढ़नी तो मैंने नन्ही के शरीर पर देखी है, नन्ही के पास देखी है। पुलिस उस नन्ही के पास पहुंचती है और उस नन्ही से पूछताछ करती है। नन्ही के पास पूछताछ जब करती है तो पता चलता है कि वह फैशन डिज़ाइनर है, 26 साल उसका उम्र, अच्छा खासा सैलरी है। लेकिन कत्ल का क्या मकसद हो सकता है
पुलिस को यह समझ में नहीं आ पा रहा या आखिर एक 1.5-2 साल के बच्चे से उस नन्ही जो 25-26 साल की जो लड़की है उसका क्या जो ऐसा तकलीफ या फिर क्या दुश्मनी होगा, उसको पुलिस के गले से यह उतर नहीं रही थी। लेकिन पुलिस जो है जब नन्ही के पास उस ओढ़नी के बारे में पूछने के लिए जब पहुंचती है तो सवालों जवाबों में पुलिस को यह अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ नन्ही छिपा रही है। उस कत्ल के बारे में जरूर नन्ही कुछ जानती है, कम से कम अगर वह कत्ल नहीं किया। तो नन्ही को पुलिस को उठाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वह श्रेयांश के घर के परिवार के सदस्य जैसा थी। वह श्रेयांश को प्यार भी किया करती थी। अक्सर श्रेयांश काफ़ी दिनों से उसके साथ जो है समय भी बिताया करता था। तो किसी भी तरह से पुलिस नन्ही को पुलिस स्टेशन लाने के लिए बहुत कोशिश करती है। तभी पुलिस यह बोलती है कि हम लोग को नॉर्मल पूछताछ करना उस ओढ़नी के बारे में, और पुलिस यह बोल करके नन्ही को पुलिस स्टेशन लेकर के आती है। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो नन्ही टूट जाती है और फिर उसके बाद वह कहानी बताती है। दरअसल वह पुलिस को यह कहानी बताती है कि श्रेयांश जो था वह नन्ही को बुआ बोला करता था, और जब से वह पैदा हुआ था तभी से नन्ही से बहुत श्रेयांश को लगाव था। अक्सर दोनों नन्ही जब भी फुर्सत में रहती थी वह श्रेयांश के घर जाया करती थी और श्रेयांश के साथ समय बिताया करती थी। वह पास के ही श्रेयांश के अपार्टमेंट में रहा करती थी। और उसी ने जो है 8 जुलाई 2020 को जो श्रेयांश है उसका उस चुन्नी से कत्ल किया, और घर में ही उसने अलमारी में उस श्रेयांश का जो डेड बॉडी को रख देती है। बाकायदा जब पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और फर्स्ट टाइम ही जब पुलिस उसके घर पहुंची थी तो श्रेयांश उसके अलमारी में बंद था, उसका डेड बॉडी उस अलमारी में बंद था। जब पुलिस पूछताछ करके चल गई तो अगले दिन वह एक बड़े बैग में उसको रख करके सोसाइटी से निकलती है और फिर जो है उसी चुन्नी में लपटे हुए उस बैग में डाल देती है और फिर लोको शेड कल्याण का जहाँ पर कोई नहीं रहता उस झाड़ी में जा करके वह फेंक देती है। कुछ लोग उसको निकलते हुए सोसाइटी से देखे थे बड़ा बैग लेकर के जाते हो, तो उसने यही कहा था कि ऑफिस का जो है पिकनिक पार्टी है और उसी में सारे ड्रेसेस वगैरह लेकर के जा रही हूँ। तो इसलिए किसी को कोई शक भी नहीं हुआ और माता पिता को उस पर शक करने का कोई रीज़न भी नहीं था, क्योंकि वह एक परिवार जैसा मानते थे। अक्सर श्रेयांश उसके साथ समय बिताता था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है थी, पूछताछ करी, तो उस समय में श्रेयांश जो है उसी घर के अलमारी में था, यानी पुलिस के जस्ट कुछ कदमों के सामने था। लेकिन नन्ही के घर वालों ने यह बताया था कि वह हमारे फैमिली जैसा है, इसलिए पुलिस को उसके घर का तलाशी लेना पुलिस उतना मुनासिब नहीं समझी और श्रेयांश का जो है शव फिर वह एक दिन के बाद ठिकाने लगा देती है। अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन था कि आखिर जो है 1.5 साल 2 साल के बच्चे से उसका क्या दुश्मनी था। तब वह नन्ही बताती है कि उसकी जो दादी थी श्रेयांश की, वह अक्सर जब कभी दिखती थी तो यही बोला करती थी कि तुम शादी कब करोगी, तुम्हारा उम्र जो है शादी का बीतते जा रहा है, ये अच्छा जो है कैरेक्टर का पहचान नहीं है। तो यह सारी बातें लेकर के नन्ही जो है काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। जब कभी श्रेयांश की दादी मिला करती थी तो बाकी चीज़ें वह बाद में पूछती थी, लेकिन यह ताने या बातें उसको जब कभी मिलती थी तो वह उसको बोला करती थी, शादी के लिए टोका करती थी। तो यह बातें उसको जो है तकलीफ़ देता था। बस इसी चीज़ का बदला लेने के लिए कि क्या ऐसा किया जाए कि श्रेयांश का जो दादी है उसको तकलीफ़ हो, उसका इस बात मेरी शादी के बाद से उसका ध्यान हट जाए, वो मेरे को शादी के लिए टोकना बंद कर दे। और इसी के कारण उसने जो है श्रेयांश का जो है कत्ल का प्लानिंग रचा और फिर कत्ल को अंजाम दिया, ताकि श्रेयांश की जो दादी है उसको दुख पहुँचे और उसका ध्यान जो है उस शादी के लिए टोकने पर से हट जाए और उसको शादी के लिए नहीं टोके। तो आज की कहानी यही थी कि इतनी छोटी सी बात, सिर्फ टोकने भर से कोई कैसे एक लड़की जो पढ़ी लिखी, खुद फैशन डिजाइनर, अच्छे कंपनी में काम कर रही थी, वह एक बच्चे का कत्ल का प्लानिंग रचती है और बाकायदा उसको अंजाम देती है। तो इसलिए कहते हैं दुनिया में हर तरह का क्राइम हुआ, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें क्राइम नहीं हुआ। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।